नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम बात करेंगे चुनावों की, चुनावों के महापर्व की, मतगणना की। अब तैयारी है, काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है काउंटिंग की। और सबसे खास बात है कि सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हैट्रिक लगाएंगे, एनडीए जो है वो 400 के पार जाएगा या फिर इंडी की बारी आएगी। क्या जो एग्जिट पोल है वो सच कह रहे हैं? और अगर सच कह रहे हैं तो एक बार फिर से मोदी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कल ये फैसले की घड़ी है और ये साफ हो जाएगा। इस बीच में चुनाव आयोग ने एक बार फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्पष्ट किया है कि मतगणना पारदर्शी होगी, निष्पक्ष होगी और प्रामाणिक होगी। इस पर किसी भी तरह की शक शुबा की कोई भी गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया है चुनाव की, मतगणना की, वो फूल प्रूफ है। तो इसके साथ ही साथ जो विपक्षी दल हैं, उनकी अभी जो आशंकाएं थी उसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। तो आज हम न्यूज नाइट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि प्रधानमंत्री की साधना से निकला हुआ संकल्प पत्र आखिर क्या कुछ कहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावनात्मक पत्र लिखा है देशवासियों को। क्या कुछ कहता है यह पत्र, उसके साथ ही साथ बताएंगे कि आखिर सेंसेक्स में उछाल क्यों आया है और क्या है मौसम का हाल। फिलहाल सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। चौबीस की चुनौती के लिए मतगणना का काउंटडाउन शुरू। चाक चौबंद तैयारियों के साथ सटीक नतीजों के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। डीडी न्यूज पर सुबह 6 बजे से दिन भर जारी रहेगा चुनाव परिणाम से जुड़ा हर पल का अपडेट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को बताया ऐतिहासिक। रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का जताया आभार। कहा मतगणना में पारदर्शिता आयोग की प्राथमिकता। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के सभी मुद्दों का किया समाधान। वोटर टर्नआउट से में गड़बड़ी की आशंकाओं को बताया निराधार। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के अनुमानों पर चर्चा। कई देशों के मीडिया संस्थानों ने की प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व की सराहना। एग्जिट पोल पर विपक्षी नेताओं के बिगड़े सुरों पर भाजपा का पलटवार। कहा विपक्ष के बयान निराशा से भरे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा 4 जून तक करें इंतजार। नतीजों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी की साधना से निकले नए संकल्प। साधना के बाद पीएम ने देशवासियों के नाम लिखा भावनात्मक पत्र। कहा अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित। मतगणना से पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। कल होने वाली मतगणना और आगे की रणनीति पर हुआ मंथन। एग्जिट पोल के बीच शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स में लगभग 2200 अंकों और निफ्टी में 600 अंकों की उछाल। पीएसयू सेक्टर में दिखी जोरदार खरीदारी। दिल्ली सरकार की पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जलापूर्ति की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। बढ़ते तापमान के बीच राजधानी में गहराते जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 5 जून को अपर यमुना रिवर बोर्ड को बैठक बुलाने का दिया निर्देश। 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में बैठक के नतीजे पर देनी होगी जानकारी। और देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का जताया अनुमान। असम और मणिपुर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, दूरदर्शन ने फ्री डिश के जरिए क्रिकेट प्रेमी देख सकेंगे भारत के सभी मैच।
डीडी फ्री डिश पर दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल का भी होगा प्रसारण। डीडी स्पोर्ट्स ने T20 विश्व कप का एंथम और प्रोमो किया जारी। तो सबसे पहले बात काउंटिंग के काउंटडाउन की। लोकतंत्र के महापर्व के बीच नतीजों का दिन कल है और मतगणना के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और मुस्तैद है। चुनाव आयोग ने कल की मतगणना से पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतगणना को लेकर किसी भी तरह की आशंका और संदेह को खारिज किया है। देखिए ये रिपोर्ट। करीब 2 महीने तक 7 चरणों में चली मतदान प्रक्रिया के बाद सभी की निगाहें मंगलवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। मतगणना को लेकर किसी भी तरह की आशंका और संदेह को चुनाव आयोग ने खारिज किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रामाणिक होगी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत है। ये घड़ी की सटीकता के समान काम करती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवार की भागीदारी होगी। पोलिंग बूथ पर ईवीएम की यूनिक संख्या का प्रयोग किया गया है। पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में ईवीएम को सील किया गया है। मतगणना के दौरान उसका मिलान किया जाएगा। स्ट्रांग रूम को सील कर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई, जिसकी 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी भी रखी गई है। मतगणना के दौरान डाले गए कुल मतों की संख्या का मिलान फॉर्म 17C से किया जाएगा। पोलिंग के शुरू होने और समाप्त होने के समय और तिथि को भी ईवीएम से सत्यापित किया जाएगा। समूची काउंटिंग प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। हर चरण की मतगणना के बाद मतगणना का आंकड़ा डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और पूरे सिस्टम में पक्षपात या हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है। 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी। 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स। 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं। 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं। उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे। कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती। इन चुनावों ने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। इस बार 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने वोटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। इस बार 31 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग की है, जो पहली बार हुआ है। घर से ही वोटिंग करने का भी रिकॉर्ड बना है। वहीं इस बार के चुनाव में सबसे कम पुनर्मतदान हुए। 2019 में 540 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 39 स्थानों पर पुनर्मतदान हुआ। इसमें भी 39 में से 25 पुनर्मतदान तो सिर्फ 2 राज्यों में हुए। ये उन आम चुनावों में से एक रहा जिसमें हमने हिंसा नहीं देखी। ये आयोग की 2 साल की तैयारी का परिणाम है। चुनाव आयोग ने 4M की चुनौतियों मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन से निपटने में सफलता पाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले और चुनाव को सफल बनाने वाले सभी मतदाताओं का खड़े होकर अभिनंदन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये जो मतदान की प्रक्रिया है, मतगणना की प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से फूल प्रूफ है। इसमें किसी भी तरह की किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और कल जब मतगणना का दिन है तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने और राजीव कुमार ने उसकी अगुवाई की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी तरह की इसमें गड़बड़ी की या निष्पक्षता की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा सिस्टम बना हुआ है। और खास तौर पर 2 जून को जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था, उसके एक एक आशंका का जवाब दिया
चुनाव आयोग ने और कहा कि किसी भी तरह से जो उनकी मांगें थी उसको भी रखा गया है, जो उनकी डिमांड्स थी उसको भी पूरा रखा गया है और किसी भी तरह की किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं बचती है इसमें गड़बड़ी की या फिर पारदर्शिता ना होने की। का बाजार गर्म है, पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बाद और मतगणना से पहले प्रेस से रूबरू हुए तो शायराना अंदाज में आरोप लगाने वालों को जवाब दिया। बीच में एक हवा चली कि एआरओ की टेबल पे काउंटिंग एजेंट का बैठना मना कर दिया। ये एक सुना होगा आप लोगों ने, उसको भी काउंटर कराना पड़ा। हवा चला देते, फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। अब या तो वो उड़ गया ऊपर, जैसे पहले प्रगति मैदान में फेयर लगता था तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, उसमें लिखा होता वो दिख रहा है सबको। अब या तो उसे शूट करें या नीचे लाएं, तो फिर उसे शूट करने में देर लगी। हमारी बात देर करने की सुनते भी कम है, पहले उड़ता ज्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा बताया कि भाई हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 2 जून को मल्टी पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने मतगणना को लेकर जो कुछ मांग की थी उनका भी समाधान कर दिया गया है। जैसे सीसीटीवी दिन तारीख को दिखाया जाए और हर राउंड का रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। हम सब करेंगे और ये पहले से ही होता आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले शुरू होगी। कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं। रविवार को इंडी गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया से जुड़े जो मुद्दे उठाए थे उनमें ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को सीसीटीवी की निगरानी वाले गैलरी से ले जाया जाए और कंट्रोल यूनिट के मौजूदा डेट एंड टाइम को वेरीफाई किया जाए। काउंटिंग एजेंट द्वारा मतदान प्रक्रिया की शुरुआत और समापन के समय और तारीख का मिलान। मतगणना के लिए कंट्रोल यूनिट लाए जाने पर ईवीएम सील करते समय जो पर्चियां और टैग लगाए जाते हैं उन्हें सभी काउंटिंग एजेंट्स द्वारा वेरीफाई किया जाए। मतगणना कर्मियों को निर्देश, सभी काउंटिंग एजेंट्स को मतदान की तारीख, उम्मीदवार का नाम और पार्टी, प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोट और कुल डाले गए वोट दिखाने जैसे मुद्दे शामिल रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 150 कलेक्टर्स को धमकाने वाली बात एक फेक नैरेटिव है। जयराम रमेश ने अमित शाह पर कलेक्टर्स को धमकाने का आरोप लगाया था। वोटर टर्नआउट में गड़बड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वोटर टर्नआउट का डाटा जैसे आपको मिला वैसा हमें भी मिला और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर हमले एक पैटर्न के तहत किए गए और हर हमला झूठा साबित हुआ। हालांकि उन्होंने माना कि इस बार कुछ सीख भी मिली। पहली ये कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं कराने चाहिए थे और दूसरा ये कि फेक नैरेटिव से कैसे लड़ना है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए।
तो लाखों लाख वोटरों को नमन किया है चुनाव आयोग ने, उनका अभिनंदन किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टैंडिंग ओवेशन दिया है मतदाताओं को, और इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब हम जिस तरह से चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां की है, और जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था चुनाव आयोग के पास, उसकी सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया, उनकी सारी जो आशंकाएं थी उसको समाधान दिया है। इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हम जाएंगे विजय चौक, जहां हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा इस पर एक विस्तार से डिस्कशन जारी रखेंगे। ओवर टू ऋतु वर्मा। मुंबई का इलेक्शन मिस किया इसने। शुक्रिया निखिल, हमने और आपने एक चीज जरूर देखी है, पिछले इतने सालों में हमने देखा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को चुनाव की तारीखों के ऐलान करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, लेकिन शायद ये लंबे समय के बाद या इतिहास में शायद पहली बार होने जा रहा होगा कि मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी कि इसका महत्व भी है, गंभीरता भी है। हमने देखा कि संडे को इंडी ब्लॉक के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग तक गया और चुनाव आयोग के पास अपनी 5 मांगे भी रखी। उन 5 मांगों का चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक लंबी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने इंडिया ब्लॉक की उन तमाम 5 मांगों का जवाब देश के सामने भी रखा। साथ ही साथ 7 चरणों में इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में चली वृहद चुनावी प्रक्रिया की जो तमाम उपलब्धियां थी वो भी देश के सामने रखी। और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने की ये पूरी प्रक्रिया पर जब सवाल उठाया जाता है तो इसे क्या कहा जाए। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। निखिल जैन हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की सोच से ताल्लुकात रखते हैं। साथ ही हमारे साथ शाइना NC हैं, स्पोक्स पर्सन BJP। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर हैं। समीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, सवालों पे ना जाएं, लेकिन ये कहें कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब आप लोग संतुष्ट हैं? ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूँगा उन 33 चुनाव कर्मियों को जिनकी मृत्यु इस हीट वेव में हो रहे चुनाव में हुई। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ऐतिहासिक था कि इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस चुनाव में शायद ये भी ऐतिहासिक था कि हर चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई। पहले 2 चरणों में जब इतने ज़्यादा सवाल उठे तो चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से सीख लेते हुए सोच लिया चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, सवाल ही नहीं उठेंगे। इससे विपक्ष या देश की जनता संतुष्ट नहीं होने वाली। संतुष्ट तब होती जब सही समय पे सारे आंकड़े, सारे तथ्य जनता के सामने रखे जाते जो जनता का हक है। लेके गए आप 5 मांग लेके गए चुनाव आयोग के पास, क्या चुनाव आयोग ने उन 5 मांगों को माना या नहीं माना, ये बताएं आप। आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल लेके चुनाव आयोग गए थे ना, तो चुनाव आयोग ने क्या कहा आपको, आपकी 5 मांगों पे क्या जवाब दिया चुनाव आयोग ने? ज़्यादा बड़ा सवाल ये है, जब विपक्ष पिछले 1 साल से चुनाव आयोग से मीटिंग दर मीटिंग मांगता गया कि हमें ईवीएम पे सवाल हैं, हमें संदेह है, हम ये शायद कहें या ना कहें कि ईवीएम गड़बड़ वाले हैं, लेकिन संदेह ज़रूर है, देश की जनता को संदेह है। तो चुनाव आयोग की ये दायित्व बनता था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इन सवालों का हल करें। लेकिन हमारे मुख्य चुनाव आयोग ने क्या करा, आके शायरी कर दी, मेरे सपने में ईवीएम आती है। ईवीएम पे सवाल पहला मौका नहीं है और
एक तरह से उसका चाइना जी की पार्टी के जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी 2010 में, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। 2010 में राज्यसभा सांसद बीजेपी के इन्होंने किताब लिखी थी कि ईवीएम गड़बड़ है। इंडिया गठबंधन की 5 मांगों का जवाब आज चुनाव आयोग ने देश की जनता के सामने भी साफ रखा और बताया कि इनकी 5 मांगे चुनाव आयोग ने मांगी है। शिकायत अभी भी बरकरार है, क्या कहेंगी? देखिए, विपक्ष सिर्फ रोते रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दिया है, इलेक्शन कमीशन ने सभी 5 जवाब दिए हैं और वो सिर्फ ये चलाते रहते हैं ईवीएम्स को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। आप स्वीकार कीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, और ये जनादेश तय करता है। जनादेश प्रगति के आधार पे तय करता है कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं। प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबी है कि हार और जीत होती है, लेकिन जो आप स्वीकार ही नहीं करें, आप मुद्दे के ऊपर चर्चा कीजिए ना। आपने कभी मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं की। कहीं ना कहीं पूरा आपका नैरेटिव नकारात्मक रहा है। सकारात्मक रूप से मोदी जी ने जो किया है इन 10 सालों में, उसके बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, प्रो इनकम्बेंसी था। और विश्व में जब विश्लेषण हो रहा है तो पता चलेगा 2014, 2019 और 2024 वोट शेयर कैसे बढ़ा है, सीट्स कैसे बढ़े हैं और लोगों का विश्वास क्यों है। और ये विश्वास सिर्फ मोदी जी की ईमानदारी और उनकी परिश्रम और उनकी निष्ठा नीति को लेके है। बिल्कुल, भारत की चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र में 140 करोड़ जनता का विश्वास को भी मजबूत करती है और हर चुनाव ये साबित करता है कि चुनाव कितना पारदर्शी, सटीक और सुरक्षा के घेरे के तहत किया जाता है। तो इस पर अगर सवाल उठता है तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है। सवाल सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रह जाता है। समीर जी, क्या आपको लगता है एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया देश की जिसकी आज तारीफ चाइना का ग्लोबल टाइम्स करता है, वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है, जापान टाइम्स कर रहा है, तमाम विश्व की नज़र इस पूरी चुनाव प्रक्रिया पे है और आप भी जानते हैं कि कई ऐसे देशों ने आत्मसात करा है हमारे इस ईवीएम को, साथ ही साथ हमारी प्रक्रिया की सराहना की है। ऐसे में जब विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता है तो क्या आपको लगता है कि राजनीति नफा नुकसान से ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है, देश के लिए सोचने की ज़रूरत है? देखिए, मैं 2004 का आपको जिक्र करता हूँ। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तब यही चुनाव आयोग था। 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी तब यही चुनाव आयोग था। 2014 में चुनाव हारे, मोदी की सरकार आई, सरकार केंद्र में कौन था? 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, वही चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा था, तब कांग्रेस सरकार आ रही थी। 2014 में जब मोदी की सरकार आई, कांग्रेस आ रही, तब भी चुनाव आयोग इन्हीं का था। चुनाव आयोग देश के अंदर स्वतंत्र पूरा निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाता आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर 2019 तक के चुनाव आप देखेंगे, इस बड़े लोकतंत्र को सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ जो चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव करवाता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या दुनिया में किसी ने भारत के लोकतंत्र के चुनाव प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठाई। और कांग्रेस हर चुनाव में इस बात का जिक्र करती है कि चुनाव आयोग के कारण हम चुनाव हार रहे हैं, ईवीएम के कारण हम चुनाव हार रहे हैं। विपक्ष तो गया था ना सुप्रीम कोर्ट में, एक बार नहीं गया, 40 बार सुप्रीम कोर्ट में गए। हर बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप निष्पक्ष चुनाव लड़ते नहीं हो, ईवीएम पे आप उंगली उठाते हो। दिग्विजय सिंह का आज बयान आया और 4 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था राजगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कि राजगढ़ की जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं। और आज दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर मैं चुनाव हारूंगा तो ईवीएम के कारण चुनाव हारूंगा। मुझे लग रहा है कि ईवीएम को चुनाव आयोग को कोसने से बेहतर ही होगा कि राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष अपने अंदर जाके और जमीन स्तर पर तैयार करे। कर्नाटक का आप चुनाव जीतते हो तो आपको ईवीएम में तकलीफ नहीं होती, हिमाचल का आप चुनाव जीतते हो तो आपको ईवीएम में तकलीफ नहीं है। और आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से चुनाव हारती है, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है क्या कि ईवीएम में गड़बड़ी है इसलिए हमारी खाली 9 सीटें आ रही है? भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। और लोकसभा चुनाव में जब 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो अरविंद केजरीवाल और ये विपक्ष कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। मुझे लग रहा है कि बार बार चुनाव आयोग को उठाने से बेहतर है कि कांग्रेस अपने अंदर जाके जमीन स्तर पर काम करे और जनता के बीच जाए। संक्षेप में सिर्फ जोड़ना चाहती हूँ कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को आप में विश्वास क्यों नहीं है। जब आप रणनीति और आगे की सोच के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने क्या किया है लाभार्थियों के लिए और कैसे 60 करोड़ के लोग आबादी की जिंदगी में परिवर्तन लाया है। और वो परिवर्तन सिर्फ प्रगतिशील है। जो आप ये स्पर्धा में सही मायने पे सवाल जवाब करें तो फिर आपको पता चलेगा कि लोग क्यों जताते हैं विश्वास मोदी जी में।
निखिल जी, अगर ईवीएम से इतना ही परेशानी है और ईवीएम पे इतनी ही शक शुबा है तो चुनावी प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर देते। आप पहले दिन से आप ये मानते कि चुनाव ईवीएम पे हो रहा है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव 7 चरण का पूरा हुआ है, उसके बाद अगर आप इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि गृह मंत्री फोन कर रहे हैं डीएम्स को, अब चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया है, आज शाम तक का समय था जयराम रमेश वरिष्ठ नेता है, क्या इस तरह का भ्रम फैलाना देश में एक ऐसी व्यवस्था पे जिस पे लोगों का विश्वास है? दो तीन मुद्दों पे बात हुई है। एग्जिट पोल के नतीजों ने इतना बेचैन कर दिया है कि अब आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप चुनाव आयोग पे ही सवाल उठाने लग गए। 2-3 मुद्दों पे बात हुई है, मैं सब पे एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले ये बोला गया शाइना एनसी जी के द्वारा कि विपक्ष का पूरा नैरेटिव नकारात्मक था। विपक्ष ने क्या कहा कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, हम यूथ को अप्रेंटिसशिप की जॉब देंगे। इनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबके प्रधानमंत्री भाजपा ने कहा। मैं एक भाजपा की तरफ से बोल रहा हूं, एक चीज का संक्षिप्त निखिल जी चुनाव आयोग पे चलिए नेगेटिव नैरेटिव बात करते हैं। दूसरे चरण के बाद आपकी नेत्री प्रियंका गांधी ने बाकायदा निकल के कहा कि अगर हम नहीं जीतते हैं तो ईवीएम पे संदेह है, ईवीएम में घपला है, इसलिए हम चुनाव नहीं जीते। ये दूसरे चरण में 7 चरणों के चुनाव में जवाब दे दूं। आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। ये नेगेटिव नैरेटिव नहीं है। ऋतु जी जवाब तो देने दीजिए। आपने कहा कि विश्व की नजर इस चुनाव पे है, ग्लोबल टाइम्स इसकी, चाइना के अखबार प्रशंसा कर रहे हैं, जापान के अखबार प्रशंसा कर रहे हैं, बिल्कुल करते आ रहे हैं। 2024 में इस चुनाव आयोग के अंदर या फिर नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं करा, पिछले 70-80 साल से जब से देश में लोकतंत्र बहाल हुआ है, जब से चुनाव हो रहे हैं, पूरा विश्व देखता है, सराहना करता है कि किस तरीके से इस देश में जो एक इकलौता एग्जाम्पल होगा पूरी दुनिया में कि इतना गरीब देश होने के बावजूद हम निष्पक्ष चुनाव करने की एक लेगेसी के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन सुमीर जी ने कहा कि यही चुनाव आयोग था 2004 में, 9 में, 14 में, 19 में। साहब, संस्थान उतने ही अच्छे होते हैं, जैसे अंबेडकर जी ने कहा था, जितने अच्छे उन पे बैठे लोग हों। ये चुनाव आयोग, ये राजीव कुमार जो शायरियां करते फिर रहे हैं, जो लापता जेंटलमैन, इनका जवाब आज के पहले मुझे बताइए 2014 के पहले कैसे चुनाव नियुक्त होते थे? क्या कोई कमेटी थी? प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जैसा चाहती थी उसका चुनाव नियुक्त करती थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार कमेटी बनी है। अधीर रंजन चौधरी को कमेटी में लिया गया कि नहीं बताइए? रंजन चौधरी को कमेटी में लिया कि नहीं? रहेंगे जवाब इसके पहले कभी किसी कमेटी में लिया गया था क्या? देने नहीं देंगे, जवाब दे देता हूं। 1990s में उच्चतम न्यायालय की जजमेंट थी कि एक कमेटी बनेगी जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, प्रधानमंत्री और साथ साथ मुख्य न्यायाधीश देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। चीफ जस्टिस तब तक रहेंगे जब तक कमेटी नहीं बनेगी। कमेटी बनने के बाद चीफ जस्टिस के लिए कोई रोल नहीं था। सीजीआई ने कहा था जब तक केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी हम उसके अंदर रहेंगे। सीजीआई का कोई कंपल्शन नहीं था उसके अंदर। आप गलत मत बताइए, इतना कोई कंपल्शन नहीं था। नहीं, आप पत्रकार बन के आ रहे हैं। और मनमोहन की सरकार में तो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन को कैबिनेट मंत्री बनकर रहे। वो टीएन से चुनाव लड़े, अडवाणी के गांधीनगर में जाकर किसने टिकट दिया? मैंने आपका सवाल ही नहीं उठाया। मैं कह रहा हूं कि मुझे जवाब देने दीजिए। इन्होंने कहा कि वोट शेयर कैसे बढ़ रहा है। देश ये भी देखेगा कि किस तरीके से इस चुनाव आयुक्त ने 6-8% टर्नआउट बढ़ाया 11 दिन बाद विपक्ष को और देश की जनता को नंबर नहीं बताएंगे। कितने लोगों ने वोट डाला, बटन दबा दिया और वोटिंग बढ़ गई है। प्रधानमंत्री कहते हैं दूसरों की गिनती नहीं होगी और वोटों की गिनती नहीं होगी। आप बोलते रहेंगे। अब आप देखिए कि कितना निष्पक्ष चुनाव है। चुनाव लड़ना नहीं है, जनता पे भरोसा लेना नहीं है, जमीन का काम करना नहीं है और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है। नहीं, सीएसडीएस का सर्वे भी अब आप झुटला देंगे कि देश की 71% जनता को सीएसडीएस सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, उसको नहीं मान रहे हो। आप सीएसडीएस लेके बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कह दी ना आपने निखिल जी। शाइना, देखिए, कोई भी इलेक्शन में हार और जीत होती है। आपका बड़प्पन तब बनता है जब आप विश्लेषण करें कि आपकी हार क्यों हुई और जीत जिसकी हुई उनको स्वीकार करें, क्योंकि ये जनता का जनादेश है, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का नहीं है। ये बार बार बोलते हैं कि दौड़ लगाएं, एक के पैरों में बेड़ी। बात खत्म करने दीजिए। वो कौन सा बात खत्म करने दे रहे थे मुझे? 2 लोग दौड़ लगाएं, एक के पैर में बेड़ियां बांध दीजिए और वो बोले वो हार। कोई बेड़ियां नहीं है निखिल जी। ये बेड़ियां नहीं थी कि आपने विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। नहीं, आपने 2 निर्वाचित मंत्रियों को बिना छोड़ दिया था। हाईकोर्ट ने बोल दिया दल नहीं होगा। क्यों नहीं करते? गलत बात मत करो निखिल जी। ये क्या हुआ है? पुलिस को जाके मैंने FIR दी, पुलिस ने मुझे ही बुला लिया।
जयराम रमेश का आरोप किस पे था? आरोपी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या अक्यूज को बुलाया जाता है? किस आरोपी को? जयराम रमेश चुनाव आयोग, जब तक चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग के तहत तमाम जिला अधिकारी और तमाम राज्य हैं। तो क्या देश के गृह मंत्री होना छोड़ देते हैं? नहीं, चुनाव आयोग ने कहा है आप मुझे निखिल ये बताइए, जवाब दो निखिल, मेरी एक बात का जवाब दो। जयराम रमेश ने जो आरोप लगाया था कि डीएम को फोन करे, उसका क्या सबूत है? चुनाव आयोग ने आज शाम को सबूत मांगा था, जवाब दीजिए। आप जवाब दो। प्रधानमंत्री ने जब चुनाव में कहा कांग्रेस आपकी भैंस चोरी करके भाग जाएगी, उसका जवाब दीजिए। शाइना जी, आप ये पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस गया था, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस गया था, जेपी नड्डा को नोटिस गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस गया था। नहीं, चोरी करे प्रधानमंत्री, नोटिस जाए नड्डा जी को। पार्टी बड़ी होती है, चुनाव में पार्टी बड़ी होती है। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी चुनाव लड़ रही है, पार्टी को नोटिस जाएगा ना। चुनाव कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जाएगा, डीएम को जाएगा क्या? आपके नेता बोलते हैं कि ये एक फैंटेसी इलेक्शन है। मैं पूछना चाहती हूँ, फैंटेसी एग्जिट पोल, चलिए एग्जिट पोल किस आधार पे तय होता है? ये जमीनी स्तर पे पूरे जांच के बाद बाहर निकल के आते हैं। आपको आपत्ति है एग्जिट पोल से? आप मेरे को एक एग्जिट पोल बता दीजिए जिन्होंने बताई हो अपनी मेथोडोलॉजी। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, तो उनके हिसाब से हर चीज फैंटेसी है। आपने बार बार संविधान को लेके गलत फहमियां, 150 बार आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौज पे आप उतरे। सकारात्मक काम जब 11 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री ने क्या कहा? शाइना जी, हम ये मानते हैं ज्यादा बच्चे करने वालों ने प्रक्रिया के दौरान आरोप पत्र। मेरा एक प्रश्न है, एक मेरा प्रश्न का जवाब दे दीजिए। 295 सीट राहुल गांधी ने आज बोला है, आप उसकी मेथोडोलॉजी बता दीजिए। 295 सीट कैसे आ रही है? 295 सीटें बोलिए ना। आपने यही सवाल पूछा, सर्वे एजेंसी से पूछ रहे हो, क्या मेथोडोलॉजी बताइए। बीजेपी से पूछा 400 पार कैसे हो रहा है? हमने तो बताया, अमित शाह ने हर इंटरव्यू में बताया, जहां से हम सीटें जीत रहे हैं, बंगाल से जीत रहे हैं, उड़ीसा से जीत रहे हैं, दक्षिण से जीत रहे हैं। आप ये बताओ, विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें आपको मिल रही है क्या? आप बताइए ना। दो बातें हैं समीर जी आपके लिए भी, कि चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से है। चुनाव में यही होता है, जनता के बीच दोनों राजनीतिक दल जाते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल असफल होते हैं चुनाव में, या उन्हें ये लगता है कि वो असफल हो रहे हैं, तो अगर वो चुनाव आयोग जैसी संस्था पे ही सवाल उठाने लग जाएंगे, तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर मसला है। और निखिल जी, सवाल उठाने लोकतंत्र के लिए कभी गंभीर मसला नहीं होता। पे सवाल उठाया, आपने पे सवाल उठाया, आपने ईवीएम पे सवाल उठाया। जनता ने ये भी देखा कि किस लोकतंत्र का मूल ही सवाल उठाना है। विपक्ष का काम है जवाब देना। निशाना बनाते हैं और इतनी मतगणना से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के तमाम उन आपत्तियों को दूर करते हुए उन 5 सवालों के जवाब भी देश के सामने रखे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हम चाहेंगे कि दूरदर्शन पे आप सभी हमारे साथ जुड़े। सटीक और निष्पक्ष नतीजों के लिए दूरदर्शन आपके साथ जुड़ा रहेगा सुबह 6 बजे से। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी नजर रहेगी कल सुबह मतगणना पर। ओवर टू यू निखिल। बहुत धन्यवाद ऋतु इस तमाम बहस मुबाहिसे के लिए। और एक बात निश्चित तौर पर कही जाएगी कि किसी भी तरह से जब ये जो भी चुनाव के परिणाम आते हैं तो उसमें आत्मविश्लेषण की जरूरत है, बनस्पत इसके कि चुनाव कराने वाली संस्था के ऊपर ही प्रश्न उठाए जाए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से मतगणना की तैयारियां हैं और क्या कुछ सियासत उसके आजू बाजू गर्म हो रही है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मंगलवार को वोटों की गिनती की जाएगी और इसी के साथ लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,360 उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला भी सामने आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान कराया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें से 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आएंगे। बाकी 2 विधानसभा चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को की जाएगी और 2 राज्यों के परिणाम दरअसल सामने आ चुके हैं और 2 राज्यों के परिणाम कल यानी कि जब लोकसभा चुनाव की मतगणना की जाएगी तो उसके साथ ही आएंगे। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। पर्यवेक्षकों और मतगणना दलों को जो परिपत्र है वो बांटे जा चुके हैं। तैयारियां पूरी तरह से की जा चुकी है। और देश के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन और आकाशवाणी ने मतगणना की पल पल की अपडेट की जानकारी देने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। डीडी न्यूज पर सुबह 6 बजे से ही मतगणना से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। डीडी इंडिया चैनल के साथ ही साथ डीडी के क्षेत्रीय चैनल भी मतगणना की पल पल की जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। आकाशवाणी से भी मतगणना की जानकारी के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुबह 8 बजे से लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना का कार्य संपन्न होगा और इस कार्य के विस्तृत और गहन कवरेज के लिए प्रसार भारती द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन पर हमारे डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया और हमारे सभी प्रादेशिक चैनलों पर इसकी कवरेज कल सुबह से ही आरंभ हो जाएगी। डीडी न्यूज़ पर कल सुबह 6 बजे से विजय चौक से एक कार्यक्रम होगा जिसमें मतगणना के पूर्व के 2 घंटे के समय में एक ओवरव्यू दिया जाएगा और तत्पश्चात हम अपने स्टूडियो में शिफ्ट कर जाएंगे और स्टूडियोज से और हमारे कोरेस्पोंडेंट्स के नेटवर्क के माध्यम से देश के कोने कोने से प्रत्येक मतगणना केंद्र से जो भी अद्यतन जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। और चुनाव परिणामों को लेकर जारी एग्जिट पोल्स एनडीए सरकार की वापसी और पीएम मोदी की हैट्रिक का आकलन कर रहे हैं, तो वहीं विदेशी अखबारों ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। खास बात यह है कि दुनिया भर की मीडिया के अलावा चीन के जिनपिंग सरकार के आधिकारिक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी पीएम मोदी की एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए जब भाजपा एनडीए 400 पार का नारा दिया था तो इस पर कई तरह के सवाल भी उठे थे। हालांकि पीएम के इन दावों पर नतीजों से पहले देश के तमाम मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल ने भी अपनी मुहर लगा दी है। एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वही सर्वेक्षण में लोकप्रियता के ग्राफ की ऊंचाइयों को छूकर पीएम ने ये साबित कर दिया है कि बतौर नेता पीएम मोदी देश की जनता की नब्ज और राजनीतिक मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। इस बीच देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य देशों के मीडिया संस्थानों ने भी इन एग्जिट पोल पर अपनी मुहर लगाई है। चीन सरकार के आधिकारिक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से चीन और भारत के रिश्तों में मजबूती आएगी। दूसरी ओर वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने लेख में लिखा है
कि चुनाव के बाद माहौल देखते हुए लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे सत्र की तैयारी में है। ऐसा लगता है कि भाजपा इस बार अपने 2019 के चुनावी रिकॉर्ड को भी तोड़ आगे निकल जाएगी। लेख में कांग्रेस का पतन और इंडी गठबंधन की कमजोरी भी साफ साफ बताई गई है। वहीं जापान टाइम्स ने लिखा है कि एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव में जीत तय है। लेख के अनुसार मोदी की गरीबों के लिए सहायता और लाभार्थी फैक्टर जीत का एक बड़ा कारण बन सकता है। साथ साथ मोदी की गारंटी रास आती दिख रही है। जापान टाइम्स के लेख के मुताबिक मोदी की जीत का असर बाजार पर भी दिख सकता है। जापान टाइम्स ने कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी को बड़ा फायदा पहुंचा है। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सही निकलते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए बेहतर खबर है। वहीं अल जजीरा अपने लेख में लिखता है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए 353 से 380 के आसपास सीट ला रही है, जो 2/3 मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा करती है। साथ ही विपक्षी अलायंस बुरी तरह से विफल दिखाई देता है, जो केवल 120 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के लेख में भी एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का जिक्र किया गया। द गार्डियन ने एग्जिट पोल के साथ ही पीएम मोदी के एक एक्स पोस्ट को भी अपने लेख में शामिल किया, जिसमें वो एनडीए की सफलता के साथ अवसरवादी इंडी गठबंधन की विफलता के बारे में बता रहे हैं। देश दुनिया जहां इस बार मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना पर मुहर लगा रहा है, वहीं विपक्षी गठबंधन के एग्जिट पोल के उलट बयानों को लेकर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने इसे विपक्ष की निराशा करार दिया है। दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और भारत की जनता का महिमा मंडन हो रहा है, तो वहीं पर कुछ लोग जिनकी हमेशा फितरत रही है कि विदेश में जाकर या भारत में रहकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर खड़ा सवाल करना, आज वो फिर से एक बार पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके लोगों के मन में शंका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते किस प्रकार से कुछ लोगों की आदत भारत विरोध में उतरने की है। हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए, तो ईवीएम ठीक है। उनके दावों में कोई दम नहीं है। कल तो झुंड के झुंड इकट्ठा हुए थे। कल परसों खड़गे साहब के घर पे देखे थे, हताशा निराशा की भाषा लोग बोल रहे थे। वह कल उनकी बोलती इंडी गठबंधन वालों की बंद हो जाएगी और घमंडिया गठबंधन का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जहां देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मोदी सरकार के वापस आने की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को नकारते नजर आ रहे हैं। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। देश भर में एग्जिट पोल और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बार फिर पीएम मोदी ने अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। ऐसे में विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच पूरी तस्वीर साफ होने में अब बस कुछ ही घंटों की दूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे प्रधानमंत्री के भावनात्मक पत्र की, जो उन्होंने देशवासियों के नाम लिखा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।
अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वागत है आपके ब्रेक के बाद। और कन्याकुमारी में 2 दिनों की ध्यान साधना के समापन के बाद लौटते वक्त पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा है। पीएम की इस 2 दिवसीय साधना से देश के लिए नए संकल्प निकले हैं। पीएम ने इस पत्र में कोरोना काल की चुनौतियों और G20 के आयोजन की सफलता से लेकर देश के जो गवर्नेंस मॉडल रहा है उन सब का जिक्र किया है और विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के बाद कन्याकुमारी में 2 दिनों की ध्यान साधना के समापन के बाद लौटते वक्त पीएम ने देशवासियों के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा। पीएम की इस 2 दिवसीय साधना से देश के लिए नए संकल्प निकले हैं। पत्र में पीएम ने पिछले 1 दशक की उपलब्धियों और आगे की रणनीतियों का पूरा जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया। मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। पीएम ने अपने पत्र में कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब गरीब और विकासशील देशों को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन भारत के सफल प्रयासों से तमाम देशों को हौसला भी मिला और सहयोग भी मिला। पीएम ने अपने पत्र में देश के गवर्नेंस मॉडल का जिक्र किया और लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए मिसाल बन गया है। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। पीएम ने लिखा कि भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे तकनीक का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। भारत में सस्ता डेटा आज सूचना और सेवाओं तक गरीब की पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता का माध्यम बन रहा है। पीएम ने पत्र में G20 का भी जिक्र करते हुए लिखा कि G20 की सफलता के बाद से विश्व भारत की भूमिका को और अधिक मुखर होकर स्वीकार कर रहा है। आज भारत को ग्लोबल साउथ की एक सशक्त और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। विकसित भारत का जिक्र करते हुए पीएम ने लिखा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। हमें स्पीड, स्केल, स्कोप और स्टैंडर्ड्स चारों दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। पीएम मोदी के विकसित राष्ट्र बनाने के आह्वान और चुनावी एग्जिट पोल में देश फिर से स्थिर सरकार आने की उम्मीद को लेकर शेयर बाजार भी झूम उठा। शेयर बाजार अब तक के एक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स करीब 2000 अंक और निफ्टी करीब 700 अंक ऊपर खुला। आने वाले समय में देश में आर्थिक विकास और तेज गति से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के
निहामा इलाके में हो रही है। पुलिस और सुरक्षा बल के संयुक्त दल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक विधि कुमार ने बताया कि कल शाम को ही पुलिस को आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ इलाके की जांच की गई। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों पर गोली चलाई गई, जिसके बाद ये एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। आईजीपी ने कहा कि आज सुबह से ही इस एनकाउंटर ने जोर पकड़ा है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो पुलवामा में ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और बात करेंगे मौसम की, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में गहराते जल संकट को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जल आपूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। अगले दिन इस बैठक के नतीजे की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो 1 महीने के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराएं। वहीं हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि उसे दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने में कोई परेशानी नहीं है। सुनवाई के दौरान केंद्र और हरियाणा के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में पानी की खरीदी भी एक अहम मुद्दा है और उसकी बर्बादी भी एक अहम मुद्दा है। दिल्ली को दिए जाने वाले पानी में से 52% पानी की बर्बादी होती है, जिसमें टैंकर माफिया और उद्योगों द्वारा पानी की चोरी भी एक बड़ी वजह है। और खबर क्रिकेट के मैदान से और उससे जुड़ी हुई। दरअसल ICC T20 विश्व कप की शुरुआत हो गई है और इस बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दूरदर्शन के फ्री डिश के जरिए क्रिकेट प्रेमी अब भारत के सभी मैचेस देख सकेंगे। इसके साथ ही डीडी की फ्री डिश पर दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच का प्रसारण भी दिखाया जाएगा। डीडी फ्री डिश ने देश के बड़े हिस्से और दूर दराज के इलाकों तक इसकी पहुंच है। इस फैसले से क्रिकेट प्रेमियों को विश्व कप मैच का डीडी फ्री डिश पर देखने का मौका मिलेगा। डीडी स्पोर्ट्स चैनल ने T20 विश्व कप का एंथम और प्रोमो भी जारी किया है। विश्व कप के एंथम को प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने गाया है। वहीं विनेश मिश्रा ने प्रोमो को अपनी आवाज़ दी है। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि डीडी फ्री डिश की देश के दूर दराज इलाके तक व्यापक पहुंच है और ऐसे में डीडी फ्री डिश पर क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट विश्व कप मैच देखने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। आने वाला 1 महीना हमारे देश में पूरा क्रिकेट का फीवर फिर अपनी एक पिच पकड़ने वाला है और दूरदर्शन अपना इस जो मेजर आज नेटवर्क आज दूरदर्शन ने खड़ा किया है। मैं भी इस विभाग में आने से पहले मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि हमारी जो फ्री डिश का जो नेटवर्क है देश के 5 करोड़ से भी अधिक घरों में आज वो पहुंच रहा है और बहुत बड़ा सेगमेंट है। ऑलमोस्ट कहा जाए तो 25% ऑफ आवर ब्रॉडकास्टिंग इज़ नाउ हैपनिंग थ्रू द डीडी फ्री डिश और एक अफोर्डेबल देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्री, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो रिकरिंग कॉस्ट बेसिस पर दूरदर्शन आज लगभग 300 चैनल्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से
लगभग 200 चैनल्स एजुकेशनल चैनल्स हैं। तो एक बहुत बड़ा एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो है कार्यक्रम चल रहे हैं डीडी फ्री डिश के माध्यम से। और इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने भी कहा कि डीडी फ्री डिश पर T20 विश्व कप के भारत के सभी मुकाबले दिखाए जाने का फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। डीडी स्पोर्ट्स का जो हमारा चैनल है उसको हम और वाइब्रेटिव और इंफॉर्मेटिव करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2023 में HD में कन्वर्ट हुआ, फिर खेलो इंडिया के और गेम्स इस पे कराए गए, फिर जो हमारा एशियन गेम्स था उसमें क्रिकेट का कवरेज बड़ा अच्छा कवरेज किया गया डीडी स्पोर्ट्स द्वारा। अब भी ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो भारत के मैचेस हैं और सेमीफाइनल फाइनल भी उसमें लाइव दिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो मोटो है जो दिया गया है वो ये है कि हम जो खेल हैं, स्पोर्ट्स की जो इवेंट्स हैं दुनिया भर में, उनको हम गांव-गांव तक अपनी फ्री डिश के माध्यम से फ्री में ले जाएं, जो कि और चैनल नहीं करते हैं। वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स के साथ और उनके जो एजेंसीज हैं उनके साथ प्रसार भारती की जो करारनामा है उसके आधार पर भारत के सभी मैच और दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के मैच का प्रसारण डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रसारण को रोचक बनाने के लिए और इस प्रसारण में जो हमारे क्रिकेट प्रेमी दर्शक हैं उनका भी एक इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए हमारे द्वारा जो उसके प्रोमोज तैयार किए गए हैं और एक गीत तैयार किया गया है। तो न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।